भारतीय संविधान के अनुच्छेद। दोस्तों, अनुच्छेद को हम अलग अलग भाग में पढ़ेंगे। जैसे अनुच्छेद में 22 संविधान में 22 भाग है, उसके अलग अलग भाग को अलग अलग अनुच्छेद के द्वारा पढ़ेंगे। जैसे भाग फर्स्ट, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जिसमें अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत राज्यों का संघ होगा। दोस्तों, दादर नगर हवेली और दमन व दीव के विलय के पश्चात ये चीज मान्य है। अनुच्छेद 2 नए राज्य का प्रवेश व स्थापना का उपबंध करता है। अनुच्छेद 2 नए राज्य का प्रवेश व स्थापना का उपबंध करता है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या उसके नाम में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। अनुच्छेद 3 यह कहता है कि नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या उसके नाम में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। भाग 2 भारतीय नागरिकता। भाग 2 में भारतीय नागरिकता है। अनुच्छेद 5 जन्म से भारत का नागरिक हो। जन्म से भारत का नागरिक हो। अनुच्छेद 6 19 जुलाई 1948 तक या उससे पहले भारत आ गए हो वह भारत का नागरिक होगा। 19 जुलाई 1948 तक या पहले भारत में आ गए हो वह भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 ये कहता है। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान को आवर्जन करने वाले लोग यानी माइग्रेट, भारत से पाकिस्तान को आवर्जन करने वाले लोग, अनुच्छेद 7 ये कहता है। अनुच्छेद 8 भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो। भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो, अनुच्छेद 8 में ये लिखा हुआ है। अनुच्छेद 9 में दोस्तों ऐसे लोग जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत के नागरिक थे, ऐसे लोग जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत के नागरिक थे वे भारत के नागरिक होंगे। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता अनुच्छेद 10 में है। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए कानून। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों को नियंत्रित करने के लिए कानून। मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार दोस्तों 6 है। 6 मौलिक अधिकार है। पहला है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 18 में है। अनुच्छेद 14 से 18 में है समता या समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में ये चीज़ बताई गई है विधि के समक्ष समता। मतलब दोस्तों इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा। विधि के समक्ष समता का मतलब यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 में यह बात बताई है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। मतलब दोस्तों राज्य के द्वारा मूल वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता ये अनुच्छेद 16 में है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। मतलब नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, इनको आरक्षण मिला हुआ है। इस कारण से दोस्तों बाकी सभी व्यक्तियों पर यह लागू होगा। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब है दोस्तों अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का दूसरा मूल अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 दूसरा मूल अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 इसमें मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था।
मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब वर्तमान समय में 6 हैं। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। बाकी 6 अधिकार निम्न प्रकार के हैं। पहला है प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता तथा बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा अधिकार है शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। देश में कहीं भी किसी भी जगह पर आवागमन की स्वतंत्रता, वो एक कोने से दूसरे कोने में कहीं भी जा सकता है। व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। देश में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। देश में किसी भी स्थान पर जाकर निवास कर सकता है या बस सकता है, ये भी एक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष मुक्त सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 क राज्य में 6 से 14 वर्ष के आयु राज्य में 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करेगा। मतलब राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उसको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करेगा। ये अनुच्छेद 21 क के तहत है। अनुच्छेद 22 इसके तहत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। जैसे दोस्तों हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। किसी भी अपराधी को हिरासत में लेते हो तो उसको कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 22 में ये चीज़ है कि हिरासत में लेने का कारण उसको बताना होगा या 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। मौलिक अधिकार नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। मौलिक अधिकार तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 में है। अनुच्छेद 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। मतलब मानव के दुर्व्यापार बलात् श्रम का प्रतिषेध का मतलब है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री या बेगारी तथा किसी प्रकार अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। बालकों के नियोजन का प्रतिषेध मतलब 14 वर्ष से कम को जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 24 ये कहता है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, इसमें 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। मौलिक अधिकार नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को मान सकता है। मतलब व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके आचरण तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 25 व्यक्ति को यह आज़ादी देता है कि वह किसी भी धर्म को मान सकता है तथा उसके आचरण तथा उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्य के प्रतिबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में खर्च करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई हो। मतलब कोई व्यक्ति अगर विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के लिए अपनी जो पूंजी लगाता है तो उसमें राज्य उससे कर नहीं वसूल सकता है। यह अनुच्छेद 27 कहता है। अनुच्छेद 28 किसी भी शिक्षा संस्था में विशेष धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षण संस्थानों में अपने विद्यार्थियों को धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। मतलब
कोई भी शिक्षण संस्थान है उस शिक्षण संस्थान में किसी भी विद्यार्थी को विशेष धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती तथा उसको बाध्य नहीं कर सकती है उसके लिए। मौलिक अधिकार नंबर 5, मौलिक अधिकार नंबर 5, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। वर्तमान में 6 समुदाय है जिसको अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा मिला हुआ है। वर्तमान समय में 6 समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है। मुसलमान, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। मुसलमान, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। अनुच्छेद 30 ये कहता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और राज्य सरकार उसे अनुदान देने में कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, ये अनुच्छेद 30 कहता है। मौलिक अधिकार नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये है मौलिक संविधान नंबर 6। इसको दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार या रिट जारी करने का अधिकार। इसका मतलब ये दोस्तों कि अनुच्छेद 32 ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के क्षेत्र में एक अधिकार है जो किसी भी समय रिट जारी करने का अधिकार है। रिट 5 तरह की है। रिट यानी समादेश। 5 तरह की रिट या समादेश होती है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी को निश्चित समय और स्थान के अंदर उपस्थित करे ताकि न्यायालय उस पर विचार कर सके। मतलब ये है कि यह उस व्यक्ति के लिए लागू है, उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा या बंदी बना लिया गया है। इसके द्वारा बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश मिलता है कि उसको निश्चित समय या निश्चित स्थान पर जल्दी से जल्दी उपस्थित करे ताकि उस पर न्यायालय विचार कर सके। दूसरी रिट है दोस्तों परमादेश ये कहता है कि जब कोई अधिकारी सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है। परमादेश ये होता है कि जब कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो उस पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। इसको हम परमादेश कहते हैं, रिट। प्रतिषेध लेख यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिषेध लेख यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को आदेश जारी किया जाता है। इस मामले पर अपने यहाँ कार्रवाई नहीं करे क्योंकि यह आपके क्षेत्र अधिकार में नहीं है। इसका मतलब ये कि भाई छोटे न्यायालय है, अगर कोई मामला सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चला जाता है तो वो उन छोटे न्यायालय को आदेश जारी करता है कि उसको कहता है कि यह कार्रवाई नहीं करे, यह आपके क्षेत्र अधिकार में नहीं है। चौथी रिट है दोस्तों उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वह उसके पास लंबित मुकदमों के न्याय का निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय में अपील करे। यहाँ पे कुछ टाइपिंग की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है दोस्तों, इसका मतलब मैं समझाता हूँ। उत्प्रेषण इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। मतलब अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश देता है कि वह उसके पास जो लंबित मुकदमे हैं उसको वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। अधिकार परीक्षा लेख कोई व्यक्ति ऐसे पद पर कार्य करे जिसके लिए उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है। अधिकार परीक्षा लेख ये है दोस्तों कि कोई ऐसा व्यक्ति
जो किसी पद पर कार्य करे जिसके लिए वो वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है उसका, तो न्यायालय उस व्यक्ति से पूछती है कि वह किस अधिकार से ये कर रहा है। अगर वो संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो वह इस कार्य को नहीं कर सकता। अधिकार पर्चा लेख यह है, ऐसे व्यक्ति है जो व्यक्ति किसी पद पर कार्य करता है और वो उसके वैधानिक रूप से उसका अधिकार नहीं है उस पोस्ट पर, तो न्यायालय उस व्यक्ति से पूछती है कि वह किस अधिकार से ये कर रहा है। अगर वो संतोषजनक जवाब नहीं देता है तो वो उस काम को नहीं कर सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये अनुच्छेद 36 से 51 है। अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 38, राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने के लिए जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके। अनुच्छेद 38, राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने के लिए जिससे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिल सके। अनुच्छेद 39, समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। अनुच्छेद 39 ये कहता है कि सबको समान न्याय मिलना चाहिए, निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए या समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए। अनुच्छेद 39 में ये है। अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 ये कहता है, अनुच्छेद 40 में यह है कि ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम। अनुच्छेद 41 है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत, मनोवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध है। अनुच्छेद 43, कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 43 ये कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्ग, उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 47, पोषाहार स्तर, जीवन शैली को ऊंचा करने के लिए तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 47 में यह चीज़ें है कि किसी भी व्यक्ति के पोषाहार स्तर या उसकी जीवन शैली को ऊंचा करने के लिए तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का कर्तव्य राज्य का होगा। अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि एवं पशुपालन संगठन को अनुच्छेद 48 में रखा गया। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन को रखा गया। अनुच्छेद 48 क में पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन्य जीव की रक्षा। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीव की रक्षा ये अनुच्छेद 48 क में रखा गया है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, जो स्थान है या जो वस्तु है, उनका संरक्षण अनुच्छेद 49 में रखा गया है। अनुच्छेद 49 में रखा गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण रखा गया है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण रखा गया है। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि बताया गया। नीति निर्देशक सिद्धांत में 2 अनुच्छेद, इनके अलावा और भी है। अनुच्छेद 350 का ये प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना है। मतलब प्राथमिक स्तर यानी जो 5वीं तक के क्लासें होती है उसमें मातृभाषा में शिक्षा देने का अधिकार अनुच्छेद 350 क में है। अनुच्छेद 351 में हिंदी को प्रोत्साहन देना है। हिंदी को प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 351 में है। दोस्तों, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत खत्म हुए और मौलिक कर्तव्य
भाग 4 क में है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 के 4 क में रखा गया और अनुच्छेद 51 क में रखा गया मौलिक कर्तव्यों को। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है दोस्तों। और मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति इन्होंने अप्लाई किया था। तो इसलिए इसको मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और ये मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया था। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया था और मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और इनकी संख्या 11 है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। मौलिक कर्तव्य नंबर पहला यह है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, वह उसके आदर्शों तथा संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। और दूसरा मौलिक कर्तव्य देश की रक्षा करे। देश की रक्षा करना यह है दूसरा मूल कर्तव्य। तीसरा मूल कर्तव्य दोस्तों, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। मौलिक कर्तव्य नंबर 4, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। मौलिक कर्तव्य नंबर 4 ये है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। मौलिक कर्तव्य नंबर 5, भारत के सभी लोग समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। मतलब भारत में जो लोग निवास करते हैं वो समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। मौलिक कर्तव्य नंबर 5। और मौलिक कर्तव्य नंबर 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। मौलिक कर्तव्य नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। मौलिक कर्तव्य नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। मूल कर्तव्य नंबर 9 है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। मूल कर्तव्य नंबर 10, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और मूल कर्तव्य नंबर 11, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करें। मूल नंबर 11 है मूल कर्तव्य, माता और पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। भाग 5, संघ। भाग 5 जो संघ अनुच्छेद 52 से 151 तक है, अनुच्छेद 52 से 151 तक है, उसमें पढ़ते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति में जो अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है उसको एक जगह पे लेके बताया गया। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 यह कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल, अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल है वो अनुच्छेद 54 में है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की एकल संक्रमण पद्धति का उल्लेख अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो एकल संक्रमण पद्धति है उसका उल्लेख अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 56 में मिलता है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता, इसको अनुच्छेद 57 में रखा गया। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं हैं,
राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं होती है उसको अनुच्छेद 58 में रखा गया है। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें रखी गई है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें रखी गई है अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख। राष्ट्रपति जो शपथ का उल्लेख है, राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है उसका उल्लेख अनुच्छेद 60 में है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है उससे संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा जो समाधान की शक्ति, राष्ट्रपति के पास जो समाधान की शक्ति होती है वो अनुच्छेद 72 में रखा गया है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का उल्लेख। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, वो अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। राष्ट्रपति को जो जानकारी देने का प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य है वो अनुच्छेद 78 में है। अनुच्छेद 78 में। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति जो विशेष अभिभाषण देता है वो अनुच्छेद 87 में है। और अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, वो अनुच्छेद 123 में है। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ है। और अनुच्छेद 213 ये इससे संबंधित है। 123 2.1.2.3 है, इसलिए इसको इसके पास में बढ़ाया गया। इसमें राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। और अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ है। अनुच्छेद 63 में ये अब आ गया उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति खत्म हो गया। राष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद है उनको हमने पढ़ लिया। अब आ गए उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है उनको एक साथ रखा गया है। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति हमारी राज्यसभा होती है, उसका पदेन सभापति होगा। ये चीज़ अनुच्छेद 64 में रखी गई है। अनुच्छेद 65 आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। अनुच्छेद 65 में ये बताया गया है कि कोई आकस्मिक घटना हो गई, उस स्थिति में राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उसी स्थिति में उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। ये अनुच्छेद 65 में है। अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रावधान। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है। अनुच्छेद 67 में 67 अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसका उल्लेख अनुच्छेद 67 में है। और उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में है। उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 69 में है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। आगे आ गया दोस्तों, उपराष्ट्रपति खत्म हो गया। आगे आ गया मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद से जो संबंधित अनुच्छेद है उनको एक जगह पर बताया गया है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उसके विस्तार का उल्लेख अनुच्छेद 73 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार का उल्लेख अनुच्छेद 73 में है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ये अनुच्छेद 75 बताता है। अनुच्छेद 75 ये बताता है, इसमें यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 76 इसमें भारत के महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 77 इसमें भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख है। भारत के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख, भारत सरकार जो भी कार्य है उसके संचालन से संबंधित उल्लेख अनुच्छेद 77 में है। मंत्रिपरिषद के अनुच्छेद खत्म हो गए। अब है संघीय संसद, मतलब संसद से संबंधित जो भी अनुच्छेद है वो अलग कर रखा है। अनुच्छेद 79 ये बताता है संसद के गठन का उल्लेख। संसद का जो गठन है कैसे होगा कैसे नहीं होगा ये अनुच्छेद 79 में बताया गया है। अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का उल्लेख बताया गया है। और अनुच्छेद 80
ये राज्यसभा का उल्लेख बताया गया। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा का उल्लेख। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में बताया गया। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख और अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का उल्लेख। अनुच्छेद 82 इसमें प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः संयोजन होगा। प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः संयोजन होगा। अनुच्छेद 82 ये कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः संयोजन होता है। ये अनुच्छेद 82 में। अनुच्छेद 83 इसमें संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है। संसद के सदन है, इसकी अवधि का उल्लेख अनुच्छेद 83 में है। अनुच्छेद 83 में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 84 ये बोलता है कि संसद के सदस्य के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता है। संसद की सदस्यता के लिए योग्यता अनुच्छेद 84 में है। अनुच्छेद 85 ये है संसद के 17वाधान और विघटन संबंधित उल्लेख। संसद के 17वाधान और विघटन से संबंधित उल्लेख अनुच्छेद 85 में है। अनुच्छेद 88 में संसद के साधनों में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। संसद के साधनों में मंत्री और महान्यायवादी का अधिकार है, वो अनुच्छेद 88 में है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख। राज्यसभा उसका सभापति और उसके उपसभापति का उल्लेख अनुच्छेद 89 में है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। अनुच्छेद 90 इसमें राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त या पद से हटाए जाने का उल्लेख, ये अनुच्छेद 90 में है। राज्यसभा के उपसभापति का पद या राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त या उसको पद से हटाए जाने का उल्लेख अनुच्छेद 90 में है। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख अनुच्छेद 93 में है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख अनुच्छेद 93 में है। अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय का उल्लेख मिलता है। संसद के सचिवालय का उल्लेख अनुच्छेद 98 में मिलता है। अनुच्छेद 98 में संसद के सचिवालय का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 99 संसद के सदस्य द्वारा शपथ का उल्लेख। संसद के सदस्य जो शपथ लेते हैं उसका उल्लेख अनुच्छेद 99 में है। अनुच्छेद 99 में अनुच्छेद 108 अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख अनुच्छेद 108 में है। अनुच्छेद 110 धन विधेय की परिभाषा। धन विधेय की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है। अनुच्छेद 110 में धन विधेय की परिभाषा है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर अनुमति। जो विधेयक पास होते हैं उसको अनुमति देना, ये अनुच्छेद 111 में है। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण का बजट। जो सालाना बजट पेश होता है वो अनुच्छेद 112 में बताया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का बजट बताया गया है।